अब हमारा कार्यक्रम हेलो फेसबुक कवि सम्मेलन सह अवसर साहित्य पाठशाला, हम इस कार्यक्रम का आरंभ करते हुए और मैं चाहूँगा कि हमारे आज के जो मुख्य अतिथि हैं डॉक्टर शरण नारायण खड़े जी, वो लगभग तैयार हैं और एक तरह से वो शिक्षक की भूमिका में है। तो मुझे लगता है कि यह कार्यक्रम हम विधिवत आरंभ करें और डॉक्टर शरण नारायण खड़े जी का हम हार्दिक अभिवादन करते हैं अपने इस मंच पर मुख्य अतिथि के रूप में। और वैसे डॉक्टर शरण नारायण खड़े जी हमेशा हमारे मंच पर आते रहे हैं, एक कवि के रूप में, रचनाकार के रूप में, मुख्य अतिथि के रूप में, विशिष्ट अतिथि के रूप में, और आगे भी हमसे वो इस प्रकार जुड़े रहेंगे। आज हम उन्हें अवसर साहित्य पाठशाला, हमारा ये कार्यक्रम करने का उद्देश्य मात्र कवि सम्मेलन नहीं रहा है। मैं जानता हूँ कि आज कई जगह कार्यक्रम भी है, लेकिन चूंकि मुझे अवसर साहित्य पाठशाला जो मैं शनिवार को करता था, अब मैं सोचता हूँ कि रविवार को ही विधागत वह पाठशाला मैं 30 मिनट के लिए चलाऊँगा और उसके बाद गोष्ठियाँ होंगी। तो अवसर साहित्य पाठशाला के अंतर्गत हम आज डॉक्टर शरण नारायण खड़े हमारे मंच पर उपस्थित है मध्य प्रदेश से। उनका स्वागत करते हुए मैं बतला दूं कि वे अभी प्राध्यापक हैं कॉलेज में और लगातार वे साहित्य की विविध विधाओं में सृजनरत है। सभी विधाओं में वे लिख पढ़ रहे हैं। सभी विधाओं का मेरा आश्रय है कि जो साहित्य की मुख्य विधाएं हैं, जैसे गद्य है, गद्य में कहानी, लघु कथा, लघु कथा के तो वे अप्रतिम हस्ताक्षर है। उनकी कई पुस्तकें प्रकाशित हुई, उन्होंने सैकड़ों की तादाद में उन्होंने ऐसी लघु कथाएं लिखा है जो लघु कथा जगत में अपनी अलग अहमियत रखता है। लेकिन उनकी एक और पहचान बनी है एक कवि के रूप में। कवि के रूप में आज मुक्त छंद सपाट बयानी कविता लिखने वालों की कमी नहीं है, लेकिन गीत गजल लिखने वाले लोगों की कमी है, क्योंकि छंद लिखना बहुत आसान काम भी नहीं है। और इस काम को वे साध रहे हैं डॉक्टर शरण नारायण खड़े जी एक लंबे अरसे से। शायद ही कोई पत्रिका हो जिसमें उनकी कविताएं यानी गीत और गजल प्रकाशित ना हुआ हो। खासकर वे नवगीत के अप्रतिम हस्ताक्षर हैं हमारे शरद जी। तो मैं चाहूँगा कि आज डॉक्टर शरण नारायण खड़े जी से मैं कविता से संदर्भित कुछ ऐसी बातें पूछूं ताकि हमारे अन्य लोग जो हैं उससे लाभान्वित हो सके, जो कविता आज लिख रहे हैं और कविता पढ़ रहे हैं। ठीक है ना? तो शरद जी, आपका हम स्वागत करते हुए आपके बारे में हमने संक्षिप्त परिचय दिया है। और वैसे तो आपको लोग वैसे जानते ही हैं, आपको सारे लोग, क्योंकि जो भी रचनाकार है वो किसी न किसी प्रकार से जुड़ा ही रहता है एक दूसरे से। और हमारे मंच पर भी देखिए आपके आपके परिचय में मैं इतना जोड़ दूं कि मैं हिंदी साहित्य का नहीं, मैं इतिहास का प्राध्यापक रहा और अब 5 वर्ष से प्राचार्य का दायित्व निभा रहा हूँ। बस इतना और उसमें जोड़ना था। जी जी, बहुत बहुत अच्छा है कि आपने एक नई जानकारी दी है। और निश्चित तौर पर यह आपका पदोन्नति है, आप तो निश्चित तौर पर प्रभावी होंगे। और हमारे मंच पर आपको हरि नारायण सिंह हरि जी जुड़ गए हैं फेसबुक में। तो आप ये नहीं सोचिए कि गूगल मीट पे कितने लोग जुड़े हैं, फेसबुक में कई लोग जुड़ गए हैं और हम लोग को देख रहे हैं। इसलिए आपका उत्साह तो दुगना तिगुना होना ही चाहिए कि हरि नारायण सिंह हरि जो समस्तीपुर से एक गीत के सशक्त हस्ताक्षर है और वे मंच पर जुड़ गए हैं। लगातार वे आपको देख रहे हैं। और उसी प्रकार नूतन सिंह जो अच्छी गजलकार है जमुई से, वो भी हमारे सोशल जुड़ गए हैं फेसबुक से। हम बिना विलम्ब करते हुए, चूँकि आपकी इस पाठशाला में आपकी बातों को मैं रिकॉर्डिंग इसलिए कर रहा हूँ कि जब मैं यूट्यूब पर उसे और दर्शकों के सामने प्रस्तुत कर सकूँ, तो मैं सबसे पहला सवाल करना चाहूँगा कविता से संदर्भित, और बहुत संक्षिप्त में आपका जवाब चाहूँगा। और मैं चाहूँगा कि मैं सबसे पहले जानना चाहूँ कि आप अपने साहित्य सृजन में कविता के क्षेत्र में सबसे पहले आए या लघु कथा या कहानी के क्षेत्र में, और उसके प्रति आपकी रुचि कैसे जागी? डॉक्टर शरण नारायण खड़े जी।
जी, कविता सबसे पहले मैंने लिखी कक्षा 9 के विद्यार्थी के रूप में, और जब सेकंड ईयर का विद्यार्थी था तब से पहली प्रकाशित हुई अखबार में कविता ही। और फिर कविता के साथ गद्य भी मैंने लिखा, तो दोनों फिर एक साथ चलते रहे। और जहाँ तक लगाव की बात है, तो बचपन से ही लगाव था। पाठ्य पुस्तक की, हिंदी पाठ्य पुस्तक की जो भी कविताएं रहती थी उन्हें पढ़ना, कहानियां पढ़ना, जो निबंध थे उन्हें पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। और कार्यक्रमों में भी जो शनिवार को जो एक बाल सभा होती थी वो, और विभिन्न अवसरों पर जैसे 15 अगस्त, 26 जनवरी पर जो स्कूल में, गांव की पाठशाला में था, जो भी आयोजन होते थे उसमें कहीं कविता बोलना, कहीं कुछ गद्य में बात कहना, और जो परिवार में बता सकने में सक्षम थे उनसे मार्गदर्शन लेता था, गुरुजनों से भी मार्गदर्शन लेता था, और इस तरह से बोलने की कोशिश करता था। तो साहित्य से एक स्वाभाविक रूप में अनुराग हुआ, और सुनने में भी बहुत अच्छा लगता था। जो कुछ श्रेष्ठ विद्वान शिक्षक जब किसी विषय पर अपनी बात कहते थे, तो उनको सुनना भी उतना ही सुकून देता था, और लगता था कि काश ऐसा ही हम बोल सकें। तो उसके लिए निरंतर अध्ययन भी किया, सुना भी, और पत्र पत्रिकाएं निरंतर पढ़ता चला गया। गांव में तो पत्र पत्रिकाएं उपलब्ध नहीं थी, लेकिन कक्षा 9 के विद्यार्थी के रूप में जब तहसील में पहुंचा तो वहां रोज लाइब्रेरी जाता था, पत्रिकाएं पढ़ता था, अखबार पढ़ता था। फिर महाविद्यालय स्तर पर अच्छा शरद निरंतर जी, 1 घंटे आपके में पुस्तकालय आपके जाता था। एक डायरी छोटी सी अपने पास में रखता था, हाथ से बनाई हुई, उसमें पत्र पत्रिकाओं के पते भी लिख लेता था, अच्छी चीजें नोट कर लेता था, फिर उन्हें पढ़ता था, फिर सीखता था, फिर घर में लिखता था, फिर छपने भेजता था। ये एक विद्यार्थी के रूप में जो क्रम चला, उसी विद्यार्थी में वो एक अक्षर साधक का रूप भी आ गया, साहित्यकार का रूप भी आ गया। तो पढ़ना मैंने निरंतर जारी रखा, और सीखना जारी रखा, और कोशिश जारी रखी कि अच्छे से अच्छे विचार अंदर जाएं। और जो भी महाविद्यालय, विद्यालय में, पहले विद्यालय में फिर महाविद्यालय में आयोजन होते थे, मैं हर आयोजन में भाग लेता था, भले ही पुरस्कार मिले ना मिले, और सुनता भी था, सीखता भी था, और जो चयनित है सोचता था कि इन्होंने क्या अच्छा बोला, तो कोशिश करता था अपने को और बेहतर मैं बनाऊं। जी तो ये जो अध्ययन का क्रम चला, सुनने का क्रम चला, लिखने का क्रम चला, पढ़ने का क्रम चला, उस समय धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, दिनमान, सारिका जैसी पत्रिका आया करती थी। उन पहले तो उनको खूब पढ़ा, और बाद में जाकर के फिर उनमें छपने भी लगा। तो ये निरंतर कोशिश मेरी अच्छा शरद जी, चलती रही। आपकी पहली रचना कब प्रकाशित हुई थी? पहली सेकंड ईयर में था तब प्रकाशित हुई थी मेरी। स्मारका में? नहीं, ग्वालियर के समाचार पत्र स्वदेश में अभी भी वो प्रकाशित होता है, स्वदेश। अच्छा, ये आपने बहुत बढ़िया विचार हमारे पाठकों के सामने प्रस्तुत किया, और निश्चित तौर पर आपने जो बात कहा वह मेरे लिए भी वही बात रही है। और जो भी विद्यार्थी, जो भी नए लेखक है वो विद्यार्थी ही होते हैं, तो उन्हें इस पाठशाला के माध्यम से जानना चाहिए कि यदि वे चाहते हैं कविता के क्षेत्र में, लघु कथा के क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में यदि उन्हें आगे बढ़ना है, तो उन्हें सत्यनारायण खड़े जैसा बतलाएं, उन्हें अच्छी अच्छी रचनाएं पढ़नी चाहिए, अध्ययन करनी चाहिए, पत्र पत्रिकाओं का पता नोट करना चाहिए, और तब वे सतत इसे अध्ययन और सतत प्रयास से वे आगे बढ़ सकते हैं। डायरी पर अच्छी रचनाओं को नोट करना चाहिए। अच्छा शरद नारायण खड़े जी, आप ये बतलाइए हमारे जी, नए लेखकों को, पुराने लेखकों को, कि कविता कविता से आपका बहुत गहरा जुड़ाव रहा है। आज हम कविता से जी, संदर्भित ही आपसे कुछ बातें करेंगे। तो जी, समकालीन कविताएं जो है वो पहले के अपेक्षा, मैं देख रहा हूँ सपाट बयानी जो कविताएं लिखी जा रही है, तो जी, सपाट बयानी कविताएं बहुत से पाठक उससे दूर होते जा रहे हैं। उनको लगता है कि यह तो जी, कविता है ही नहीं, उनके साथ कवि लोग धोखा दे जी, रहे हैं। अच्छे अच्छे कवि लोग जी, सपाट बयानी के नाम पर उनको मानसिक प्रताड़ना दे रहे हैं, तो इसलिए वो कविता से भाग रहे हैं। और गीत गजल उनको कहीं ना कहीं से मुझे लगता है कि लुभा रही है। अब आप तो जी। सभी आप गीत गजल के हस्ताक्षर रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप कृपया लोगों को बतलाएं कि यह स्थिति आखिर आज आई कैसे, और सही में कविता का क्या मापदंड होनी चाहिए? जी। अ, उम,
वैसे तो मैं बता दूं कि मैं आज भी अपने को विद्यार्थी ही मानता हूँ, निरंतर पढ़ने और सीखने की मैं कोशिश करता रहता हूँ। आज स्थिति ये है कि 90% तो जो लिखा जा रहा है वो साहित्य नहीं है, वो सृजन नहीं है। और खास करके जो व्हाट्सएप ग्रुपों में चल रहा है, फेसबुक पर जो चल रहा है, जो लाइव में चल रहा है, वो साहित्य नहीं है। और साहित्यकार साहित्यकार नहीं है। इसीलिए कि साहित्य जो है वो गंभीरता से सृजित होना चाहिए, उसमें विधान भी होना चाहिए, कथ्य भी होना चाहिए, शिल्प भी होना चाहिए। उसमें अगर कविता है तो लय होना चाहिए। तो छंदबद्ध रचनाएं तो प्राय ना के बराबर ही लिखी जा रही हैं। और मुक्त छंद के नाम पर भी रचनाकार वो डिजिटल सम्मान पत्र के लिए निरर्थक कुछ भी लिख रहे हैं। ना जो मुक्त छंद है, ना वो नई कविता है, और ना वो छंद है। और यदि देखा जाए तो वो केवल डिजिटल सम्मान पत्र को लिख रहे हैं, सीखने की प्रवृत्ति है नहीं, और दूसरे की अच्छी रचनाएं पढ़ने की प्रवृत्ति भी नहीं है। तो ये साहित्य में इस समय पतन की स्थिति देखने को मिली है। तो जब तक साहित्यकार गंभीरता से अच्छे साहित्य का अध्ययन नहीं करेगा, छंदबद्ध और छंदबद्ध रचनाओं के साथ जो मुक्त छंद की रचनाएं हैं, उनमें भी कहीं ना कहीं कथ होता है, उनमें भी प्रवाह होता है, उनमें भी बिंब होता है, उनमें भी एक साहित्यिक चेतना होती है। तो या फिर मुक्त नई कविता में मुक्त छंद में वो समाहित है। लेकिन अधिकांश जो रचनाकार हैं वो गंभीरता से ना तो अध्ययन करते, ना सीखते, ना उनमें विद्यार्थी का भाव है। बल्कि कुछ डिजिटल सम्मान पत्र मिल जाने पर वो अपने को साहित्य रत्न मानते हैं, और ये मानने लगते हैं। जब हम अनेक हमें सम्मान पत्र, रोज 7-4 सम्मान पत्र मिल रहे हैं, तो सीखने की आवश्यकता नहीं है, और अच्छी रचनाएं पढ़ने की प्रवृत्ति भी घट रही है। पुस्तकों को तो पढ़ने की लगभग समाप्ति ही हो गई है, बहुत कम लोग हैं। यहाँ तक कि गिफ्ट की गई पुस्तकों को भी बहुत कम लोग पढ़ते हैं। तो पढ़ने की प्रवृत्ति घट रही है, ये एक पतन है। अच्छा लिखने, अच्छा सोचने की और विद्यार्थी का भाव होने की प्रवृत्ति घट रही है। सीखने की प्रवृत्ति घट रही है। और अगर आप किसी को सिखाने की कोशिश करें तो उसे लगेगा अनावश्यक रूप से उस पर उंगली उठाई जा रही है। उसे तो अनेक पटलों से सम्मान पत्र मिल गए, वो तो श्रेष्ठ व्यक्ति है। तो जब तक साहित्य को तपस्या के रूप में नहीं लिया जाएगा, साधना के रूप में नहीं लिया जाएगा, उसके साथ एक चेतना और का की स्थिति नहीं होगी, विवेक की स्थिति नहीं होगी। कुछ भी लिख देना, कुछ भी परोस देना, और आत्म संतुष्ट हो जाना, या यूं कहें कि स्वयंभू बन जाना और स्वयं को श्रेष्ठ समझ लेना, इससे साहित्य का उन्नयन नहीं होगा, पतन ही होगा। तो कम लिखें लोग, रचनाकार कम लिखें, लेकिन अच्छा लिखें, गुणवत्ता होना चाहिए, और सीखने की प्रवृत्ति होना चाहिए। और एक विद्वान ने तो कहा भी है कि मुक्त छंद की रचना वो तब तक अच्छा नहीं लिख सकता कोई, जब तक कि वो छंदबद्ध रचनाएं लिखना न जानता हो। तो छंदबद्ध रचनाओं से जो दूर है, वो मुक्त छंद के नाम पर, नई कविता के नाम पर कुछ भी लिखते हैं। ऐसा लगता है कि किसी वार्तालाप को उन्होंने अपनी कविता में लिख दिया हो। तो अगर ऐसा लिखा जाएगा तो साहित्य से लोग दूर होंगे ही, और कहीं ना कहीं से साहित्य का महत्व कम होगा। अधिक अगर खोटे सिक्के, नकली नोट बाजार में आ जाए तो असली की कीमत घटने लगती है। मुझे लगता है कि कुछ ऐसा हो रहा है जो दर्द और दुख का विषय है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा सुझाव आपने दिया है हमारे पाठकों को, दर्शकों को, सत्यनारायण खड़े जी। और यदि वो इस बात को आत्मसात कर ले तो निश्चित तौर पर भी सार्थक सृजन कर सकते हैं। तो आप हालांकि आज जो मुक्षंद की बात करते हैं कि कुछ लोग अच्छे मुक्षंद कविताएं लिख रहे हैं, क्या आप कुछ लोगों का नाम बतला सकते हैं जिनकी मुक्षंद की कविताएं आपको पसंद आती हो? अब मुक्त छंद में मैंने जिनकी रचनाएं विशेष रूप से पसंद की हैं, एक तो लीलाधर मंडलोई जी हैं। वो भोपाल दूरदर्शन के डायरेक्टर रहे, फिर केंद्रीय डायरेक्टर भी बने। उनकी कविताएं अभी भी कहीं मिलती हैं तो मैं पढ़ता हूँ। लीलाधर जगूड़ी की रचनाएं भी मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। कुमार अम्बुज की रचनाएं भी मुझे अच्छी लगती हैं। राजेश जोशी भी जो भोपाल के हैं, उनकी रचनाएं भी अच्छी लगती हैं। तो अनेक लोग अच्छा लिखते हैं, और उनके सृजन के, कविता के भाव को पकड़ने के लिए 4 बार पढ़ना होता है।
पहले तो लगता है पता नहीं क्या लिखा, लेकिन जब गहराई में उतरते हैं, चिंतन को जागृत करते हैं, वैचारिकता को, तो एक विशेष अर्थ तो निकलता है। और शायद लीलाधर जगूड़ी जी को तो पद्मश्री भी मिला है, मुझे ऐसा स्मरण आ रहा है। और उनसे एक कार्यक्रम में बनारस में मैं मिला भी हूँ। वो अभिव्यक्ति भी उतनी ही अच्छी देते हैं। तो मैं मानता हूँ कि नई कविता मुक्त छंद की रचना भी, जैसे कोई प्रगतिशील कविता भी कह देता है, कोई वामपंथी कविता भी कह देते हैं अपने-अपने ढंग से, उनमें भी कथ्य तो होता है और जनवादी चेतना भी उनमें होती है, बस उसको पकड़ना होता है। तो अच्छा लिखा जा रहा है। और बहुत कुछ वर्ष पहले तक इंडिया टुडे एक साहित्यिक वार्षिकी निकाला करता था। जी। इंडिया टुडे जो न्यूज पत्रिका है, वो उनकी एक साहित्य वार्षिकी आती थी। उसमें नई कविताएं, ये मुक्त छंद की कविताएं, प्रगतिशील कविताएं, यही उसमें मुख्य रूप से दी जाती थी। उसमें छंदबद्ध और परंपरागत कविताएं नहीं रहती थी। लेकिन उसको मैं खरीदता था, बराबर पढ़ता था और बार बार भाव पकड़ने की कोशिश करता था और लगता था कि हाँ, पहला लिखा गया है, बिंब गहरा है, पकड़ना होगा। तो अच्छी बिंबात्मक अगर रहे हैं, तो वो मुक्त छंद की होने के बाद भी प्रभावित करती हैं। लेकिन कुछ भी लिख देना, जैसे हाथ पैर मटका देना नृत्य नहीं माना जाएगा, गले से कुछ भी गा देना वो गायन नहीं माना जाएगा, क्योंकि सुरला ताल भी होना चाहिए उसमें। आप ब्रश में रंग लगा के कागज पर कुछ भी लगा दें, तो वो मॉडर्न पेंटिंग नहीं मानी जाएगी। उसी प्रकार से ये सृजन में भी है, लेखन में भी है कि गंभीरता से सब कुछ होना चाहिए और उसके लिए साधना की आवश्यकता होती है। और उसके लिए ऐसे ही चलते-चलते नहीं हो सकता है। और जो सीखता है, साधना करता है, जो उसको साध लेता है, तपस्या करता है, गंभीरता से विद्यार्थी बनता है और विद्यार्थी हमेशा बना रहना चाहिए। मैं तो इतिहास का प्रोफेसर हूँ, पीएचडी कराता हूँ बच्चों को, ये लेकिन इतिहास का भी मैं अपने को विद्यार्थी मानता हूँ। अभी भी मैं जो इतिहास में नए शोध आ रहे हैं, मैं पढ़ता हूँ और साहित्य को तो खैर पढ़ता ही हूँ, क्योंकि साहित्य का तो मैं मूलतः विद्यार्थी भी नहीं रहा, तो उसको जानना समझना बहुत आवश्यक है। अच्छा सर समय जी। के साथ अगर आगे आपको चलना है तो अपडेट रहना होगा। जी। जी, जी। ठीक है, और मैं संक्षिप्त में आपसे जानना चाहूँगा, इसीलिए कि अब आपकी कुछ हमें कविता भी सुननी है। कुछ और लोग भी जुड़ जी। गए हैं हमारे मंच पर। हमारे मंच पर अ, प्रमुख गज़ल की एक हस्ताक्षर है पूनम श्रेषी जी। डॉक्टर पूनम श्रेषी जी भी हमसे जुड़ गई हैं और हमारे ऑनलाइन हरिनारायण सिंह हरि जी तो हैं ही। इसके अतिरिक्त कुमार संदीप जी जुड़े हुए हैं, नूतन सिंह जी जुड़ी हुई हैं, मधुकांत रोहतक जी जुड़े हुए हैं और कई लोग तो आपके विचारों को आत्मसात करते हुए आपकी प्रशंसा भी कर रहे हैं कि वो आपकी कविताओं को काफ़ी दिन से पढ़ते रहे हैं। आपने सही कहा। आप लेकिन गीत के सशक्त हस्ताक्षर हैं। और जी। मैं अंत में एक सवाल पूछूंगा सिर्फ इसलिए कि एक ही पाठशाला में सारी जानकारियां हम लोगों को नहीं दे सकते। इसके लिए हर सप्ताह हमें कुछ नई नई बातें सीखनी होगी। चाहे कोई भी कक्षा हो, वहाँ हम किसी भी छात्र को हम एक बार में एक पाठ पढ़ा सकते हैं। आज आप बतलाइए कि आप जो गीत लिखते हैं उसका मुख्य आधार क्या है, उसका मुख्य टेक्निक, या उसको जो कहिए कि किस प्रकार आप किस प्रकार हम गीत को एक बढ़िया स्वरूप दे सकते हैं, उसके लिए क्या-क्या आवश्यकता पड़ती जी। है और उसके लिए जी। लोगों को जी। क्या करना चाहिए? जी। जैसे मैंने कहा कि अगर अच्छा गीत लिखना चाहते हैं, तो अच्छे गीतों को खूब पढ़ने की आदत डालना होगा, एक बात। और कथ्य को भी गहराई तक ले जाना होगा, जो भी प्रस्तुति देना चाहते हैं। और उसमें जो लय है और मात्राएँ हैं, क्योंकि अगर मात्रा सही नहीं होंगी तो लय बिगड़ जाएगी। तो मात्राओं को भी पकड़ कर के चलना होगा और लय के साथ न्याय करना होगा और कथ्य तो गहरा होना ही चाहिए। और जो भी आप शब्द प्रयोग ला रहे हैं, उन शब्दों में भी कुछ प्रखरता होनी चाहिए। एकदम चलताऊ हल्के किस्म के शब्द नहीं होना चाहिए। और जब आपकी हाल टोटल आपका सामने आए, तो लगे कि कुछ उसने पाठक ने पढ़ा है। यानी कथ्य भी गहरा मिले उसे, लय भी बिल्कुल सही मिले, विधान भी बिल्कुल सही मिले और एक ऊर्जा और दिव्यता का अनुभव हो पाठक को पढ़ने के बाद में, तो आपका गीत सफल है, आपका सृजन सफल है। अगर पढ़ने के बाद लगा कि अरे लिख दिया है कुछ भी इन्होंने, या कहीं-कहीं बीच में जैसे कहते हैं लय टूट रही है, मात्रा में त्रुटि आ रही है, तो ये नहीं होना चाहिए। इसके लिए
बहुत अभ्यास करना होता है और उसको तराशना भी होता है, मांझना भी होता है, नहीं तो कुछ ना कुछ त्रुटि उसमें रह जाती है। जी। जी, जी। बहुत-बहुत धन्यवाद। देखिए डॉक्टर अलका वर्मा भी जुड़ गई हैं, जो बहुत ही अच्छी कवियत्री हैं, लघु कथा लेखिका भी हैं। आपने टेक्निक तो बतलाया है नवगीत का, तो क्या इसमें गज़ल की तरह भी मात्राएँ गिनी जाती है और मात्रा आप किस प्रकार से गिनते हैं? कि बस वैसे ही केवल आप एक सुर बनाने की कोशिश करते हैं, गीत के लिए? नहीं देखिए जी, जी, क्या है कि जब भी कोई गीत लिखता है, कोई नवगीत लिखता है और गज़ल में भी मात्राएँ होती हैं। अगर आपने सही लय पकड़ी है, तो मात्राएँ अपने आप सही आएँगी। और अगर मात्राएँ सही हैं तो लय भी ठीक आएगी। लेकिन दोनों में कॉम्बिनेशन हो जाना चाहिए, मात्राएँ भी सही हो और लय भी सही हो। अब जैसे मैं आपको बताऊँ कि मैं अगर गीत लिखता हूँ या मैं दोहा लिखता हूँ या मुक्तक लिखता हूँ तो उसको उसकी जो लय है उसमें गा के देखता हूँ तो अपने आप लय सही आने से उसकी मात्राएं भी सही हो जाती हैं। बाद में मात्राएं गिनता हूँ तो ठीक आती हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि बोलने में हम लघु मात्रा को दीर्घ बोल देते हैं, दीर्घ को लघु बोल देते हैं, तो वो गलत होती है। तो बाद में उसको भी संशोधित कर लिया जाता है। लेकिन लय लय के साथ में अगर कोई पकड़ के चलता है गीत को, तो वो मात्रा अपने आप सही हो जाती है। जैसे दोहा के लिए मैं आपको बताऊं, और दोहा गीत भी इसी आधार पर लिखे जाते हैं कि जैसे ये उसका गाने का ढंग है उसका। अब कुछ भी लिखेंगे हम किसी भी उसको गाते लिखते समय भी यूं गा के लेंगे तो दोहा का सही विधान आ जाए, सही मात्रा आ जाएंगी। यही उसकी गाने का एक उसका पैटर्न है। अच्छा, चूंकि आपको तो जानकारी है कि मैं कराओके म्यूजिक सिस्टम पर पुराने गीत भी गाता हूँ, तो कहीं ना कहीं जो थोड़ा सा लय पर थोड़ा पकड़ है। तो मैं इस तरह से ही जब मैं गीत लिखता हूँ तो उसको भी मैं गा के ही देखते जाता हूँ और उसी हिसाब से लिखता जाता हूँ और फिर बाद में मात्राएं गिन के देखता हूँ तो वो ठीक आती हैं। कहीं एक आध अगर गलत हो रही है तो वो फिर सुधार लेता हूँ नहीं, मैं। अभी आप तो जैसा लय आप के साथ अगर आप चलेंगे, लय के साथ चलेंगे तो विचलन की स्थिति कम आएगी, अभी आपने अशुद्धता आप की स्थिति कम अभी आएगी। जी। आपने जो लय सुनाया, तो उस पर आपने जी। कोई दोहा लिखा है क्या? आपके पास है अभी? हाँ, जी, जी, हैं तो 2 उसको हाथ। जी, उदाहरण जी। के तौर पर आप कृपया उसको प्रस्तुत चलिए कर अभी दीजिए। मैंने जी, जी, मैं अभी कल ही मैंने बसंत पर कुछ दोहे लिखे थे, मैं रखता हूँ कि उपवन कोयल कूकती, हर कछार मधुमास। उपवन कोयल कूकती, हर कछार मधुमास। मादकता का हो गया हर दिल में अववास, हर दिल में अववास। सरसों ने आभार रची, इठला रहा पलाश। यौवन बोराने लगा, तन्हाई का नाश, तन्हाई का नाश। के ठंड गुलाबी भा रही, ले अंगड़ाई दे। ठंड गुलाबी भा रही, ले अंगड़ाई दे। आ जाता परदेसिया, यादों में है नेह, यादों में है नेह। और एक दो और रख दूं कि पीत वर्ण मौसम हुआ, चहके खूब वसंत। पीत वर्ण मौसम हुआ, चहके खूब वसंत। और साधारण की बात क्या, तोड़
रहे तप संत, तो रहे तप संत। तो ये उसी मीटर में है। अब आप देखेंगे तो 13-11 जहाँ लघु दीर्घ जो बहर होने चाहिए वो सही आई है। ये और आप जिनके देखा बाद में मैंने लिखने के बाद गिना तो सही आया जी। ये आप उदाहरण के साथ आप प्रस्तुत किए, तो निश्चित तौर पे एक बहुत अच्छी बात है। हम चाहते हैं कि उदाहरण के साथ समझाने से लोगों को समझ में आ गए हो कि किस तरह वो तरन्नुम से अपने अपने दोहों को लिख सकते हैं। क्या इस तरह का आपने